हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी इग्नू की बीकॉम जनरल प्रोग्राम की इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ग्रोथ, जो कि रिफॉर्म से पहले कैसी थी और रिफॉर्म्स के बाद कैसे हुई। जो हमारे एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, उससे पहले हमारी ग्रोथ कैसी थी, उसके बाद हमारी ग्रोथ कैसी हुई। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग प्लान्स अर्ली फेज। To solve the immediate problem of shortage of food and control of inflation, the first 5-year plan adopted the strategy to achieve food self-sufficiency. हमारा जो सबसे पहले हमारा टारगेट था कि भूखमरी ख़त्म करो, तो हमने फूड में सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश करी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। इसके लिए हमने क्या क्या किया? इरिगेशन की फैसिलिटी लेके आए, इंपोर्ट फूड ग्रेन का कम से कम हो सके इसके लिए ट्राई किया, और इन फूड्स को प्रोडक्शन बढ़ाया। कंज्यूमर गुड्स को साथ में देखा कि कंज्यूमर गुड्स भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं बना रहे हम, जिससे कि प्राइस लेवल स्टेबल हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ। इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। देखो, हमने एक तो क्या क्या किया, एग्रीकल्चर बेटर हो सके इसके लिए इरिगेशन की फैसिलिटी लेके आए, ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ाई डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया। कैपिटल गुड्स को बनाना बढ़ाया, जिससे कि प्राइस कंट्रोल हो सके और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। In the long run, the rate of industrialization and the growth of the national income would depend upon the increasing production of coal, electricity, iron and steel, heavy machinery, heavy chemicals and heavy industries generally. अब जब हमने एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंसी पा ली, तो हमारा जो ग्रोथ सेक्टर था वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया? कोल, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन, स्टील, हैवी मशीनरी, हैवी केमिकल, हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कि कितनी हम इनको बिल्ड कर सकते हैं, कितना इनका एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितनी कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। One important aim was to make India independent as quickly as possible of growth of producer goods, so that the accumulation of capital would not be hampered by difficulties in securing suppliers of essential producer goods from other countries. इसके बाद हमें क्या था? हमारे पास टारगेट ये था, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी ऐसी बनवाओ जिससे कि आप अपना डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स या फिर डिफरेंट एग्रीकल्चरल गुड्स को निकाल सको या बना सको, और उन सब में स्पीड भी अच्छी हो, वो सबसे एक्सेसिबल भी हो। The main arguments which provided justification for heavy industry strategy were, अब heavy industry strategy के लिए main arguments क्या क्या थे? The British rule deliberately denied the development of heavy industry and kept India primarily an agrarian economy as an appendix of the British colonial system. अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे कि हम सब स्लेव्स बने रहें, तो वो हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी ही बनाए रहने देना चाहते थे, और वो हमें इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं करने दे रहे थे। Indian industrial structure had a narrow base, mainly dependent on consumer good industries. It was necessary to enlarge this base by the development of heavy industries and infrastructure, a diversified industrial structure. It was argued
could absorb a large proportion of labor force. This would also reduce dependence of excessive population for its livelihood on agriculture. अब इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो सिर्फ और सिर्फ जो इंडस्ट्रियल सेटअप की गई थी वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, जबकि इंडस्ट्रीज़ और गुड्स को भी प्रोड्यूस करके अपना और पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती थी, जिससे कि वो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर से हटके दूसरी जगह से भी अपना लाइवलीहुड कर सकें और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो. Productivity of labor being higher in manufacturing than in agriculture, an industrialized economy promised to bring out a rapid increase in national and per capita income. अब लेबर की प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा थी एग्रीकल्चर से, इसीलिए नेशनल इनकम में जो ग्रोथ हुई और पर कैपिटल इनकम में जो ग्रोथ हुई उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज़्यादा रोल था. Rapid industrialization was essential not only for the development of agriculture but also for the development of all sectors of economy. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रैपिडाइजेशन था वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं बाकी सारे सेक्टर के लिए भी उतना ही ज़रूरी था. रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. Since the private sector was not likely to undertake investments in heavy industry sectors which has a long gestation period but had low profitability, the government decided to give this responsibility to the public sector. The government conceived of the public sector as the engineer of the growth of heavy industries and infrastructural facilities. The role of private sector was complementary to the public sector in expanding the production of consumer goods and such other areas in which public sector investment was directed. However, it was realized that overemphasis on the heavy industry sector would not enlarge employment significantly since such investments are capital intensive. It would therefore be necessary that in order to encourage the production of consumer goods and generate more employment, investment be made in small industry. अब इसके बाद क्या था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतने इच्छुक नहीं होते थे या फिर थोड़ा रिस्की होता था उनके लिए लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स में डील करना, क्योंकि उनका ज़्यादा बड़ा पीरियड होता था, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. रिटर्न आने शुरू आपको लॉन्ग पीरियड के बाद होंगे और लो ही प्रॉफिटेबिलिटी रह जाती थी इसलिए प्राइवेट सेक्टर की. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस तरह के प्रोजेक्ट्स पब्लिक सेक्टर के अंडर रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर्स को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स के प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कैपिटल गुड्स पर हम निर्भर नहीं रह सकते. However, there were certain shortcomings noticed in the process of implementation. इसको implementation में shortcomings आई, वो क्या क्या थी. Although agriculture did progress, but with relatively small allocation for agriculture, the progress could not be considered adequate. Development of agriculture required greater investment in irrigation, electricity, fertilizers, implements, pesticides, etc. Heavy industry strategy was heavily dependent on import for capital intensive goods. It therefore developed a capital intensive pattern of development. This resulted in a relative neglect of small industries and industries producing consumer goods. Thus, heavy industry strategy created balance of payment difficulty on the one hand and had failed to absorb the rapidly growing labor force on the other. This resulted in the failure to enlarge employment adequately. अब शॉर्टकमिंग क्या क्या थी.
एग्रीकल्चर अगर हम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उसकी प्रोग्रेस जो उसके लिए हमें एक तरह से रॉ मटेरियल चाहिए या कैपिटल चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, जो जैसे कि इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स की नीड पड़ेगी, इम्प्लीमेंट्स पेस्टिसाइड्स की नीड पड़ेगी, तो उनका जो एक्सपेंस बैठता है वो उसकी रिटर्न से ज़्यादा बैठता है। इसीलिए एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस एडुकेट नहीं मानी जाती। और साथ ही साथ जो अगर हम हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी देखें तो हमने देखा कि उसके लिए हमें बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पैटर्न होगा वो कैपिटल इंटेंसिव पैटर्न आएगा और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगा और साथ में रैपिडली ग्रोइंग लेबर फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यानी कि हमें जो कैपिटल गुड्स हम सोच रहे थे हम बना लेंगे और हमारी लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो हमारा बना नहीं पा रहे, हमें बल्कि मंगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट क्रिएट हो रहा है, ना तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे और ना गुड्स बना पा रहे खुद से। The public sector expansion led to the emergence of high-cost economy with much less emphasis on the efficiency. Both the undertakings of the central government and those of the state government, like state electricity boards, road transport undertakings, and irrigation works, etc., incurred losses year after year, and the state exchequer was required to pay these losses out of the general tax revenues of the government. अब हमने जैसे कि जिन प्रोजेक्ट्स को पब्लिक सेक्टर के ऊपर एलोकेट किया था, प्राइवेट सेक्टर को नहीं एलोकेट किया था, उन सब सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर को ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस भुगतने पड़ रहे हैं, जिसको जो स्टेट एक्सचेंजर है उसको जनरल टैक्स रेवेन्यूज़ में से गवर्नमेंट के पे करना पड़ रहा है। Failure of exports to rise commensurate with the increase in imports necessitated by the expansion of capital goods sector resulted in the persistence of trade deficits, and these deficits increased in magnitude with every successive plan. हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे कैपिटल गुड सेक्टर की एक्सपेंशन के बावजूद, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी और साथ साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा ही था। Achievements and failures of planning during 1951 to 1990. As a result of 40 years of planning, Indian economy recorded progress on various fronts. It would therefore be desirable to list the major achievements of Indian economy. Growth of national and per capita income. During the first 30 years, 1950-51 to 1980-81, national income grew at an average rate of 3.4% per annum, but per capita income grew barely by 1.2% per annum. In terms of raising the level of living of the poor, this was not sufficient. However, compared to the British period,
1900 to 1950, when national income increased merely at the rate of 0.5% annually, the achievement in the planning areas is significant. अब हम ये देखते हैं 1950-51 से 1960-61 पे हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना था 3.8, पर कैपिटल इनकम कितनी थी 1.2, और 1980-81 से 1990-91 तक NNP 5.4 और पर कैपिटल इनकम 3.2. The economy showed a much better preference during 1980-81 to 1990-91, and the national income grew at the rate of 5.4% annually, and this helped to push up the growth rate of per capital income of 3.2% per annum, which was quite significant. अब हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो 1.8 से 3.2 तक आ गई, तो एक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है. ग्रोथ ऑफ सेविंग्स इन इंडिया. द रेट ऑफ सेविंग्स इन इंडिया वाज जस्ट 10.54% of GDP in 1950-51, and as a result of 40 years of planning, the rate of savings reached a fairly high percentage of 24.3% in 1991-92. This is a matter of great satisfaction for the economic development of the country. Rise in per capita cereal consumption. The per capita cereal consumption, which was just 334 grams per day, हम जो सीरियल्स को बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे 334 ग्राम्स पर डे इन 1951, कितने हो गए 471 ग्राम्स 1991 तक आते हैं, जो कि 41% है. दिस इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली द पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस डिक्लाइंड फ्रॉम 61 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स. पर जो पर कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो नीचे गिरी है, कम हुई है, पहुँच है 61 ग्राम से 40 ग्राम्स, क्योंकि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो गया होगा. हाउएवर द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स शोड एन इम्प्रूवमेंट. लेकिन आज की डेट में अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स में इम्प्रूवमेंट है. इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ सेवरल बेसिक कंज्यूमर गुड्स. During 1950-51 to 1990-91, per capital consumption of edible oils and vanaspati increased from 3.1 kg to 6.4 kg. The per capital consumption of milk improved from 47 kg milk in 1951 to 66.5 kilo. जो हमारा एडिबल ऑयल वनस्पति घी था उसकी कंजम्पशन 3.1 kg से 6.4 कंजम्पशन हो गई, और मिल्क था उसकी 47 kg से 66.5 kg हो गई. द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ क्लोथ, और क्लोथ की कंजम्पशन 11 मीटर से 30 मीटर हो गई, जिससे हम कह सकते हैं मैनमेड फैब्रिक्स की भी अब डिमांड बढ़ रही है. बिसाइड्स दिस देयर वाज मच ग्रेटर यूज़ ऑफ द एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ बाय लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. इसके अलावा बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी फैंस, स्विंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, स्कूटर्स, मोपेड्स, पैसेंजर कार्स, ड्राई सेल्स, रेडियो, टेलीविज़न्स, इनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी. Impressive industrialization action of capital goods sector with the help of the public sector. During the British period, capital goods sector was not developed at all. Some consumer goods industries such as matches, sugar,
Cotton, textiles, paper, jute, etc. were permitted to grow under the umbrella of protection. It was therefore essential that in a program of industrialization of the economy, the capital goods sector be developed. For this purpose, since private sector was not forthcoming to undertake heavy investment in capital goods industries, the responsibility was given to the public sector. As a consequence, heavy good industries like steel, cement, locomotives, engineering, machine goods, defense industries, aircraft manufacture, shipping were developed. Power and transport development was also accelerated. As a consequence, with an impressive industrialization of the economy, India was able to provide an industrial base to its economy. ब्रिटिश पीरियड में हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अच्छे से डेवलप नहीं था, कैपिटल गुड सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ बनी, प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में। कुछ सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व थे, जैसे कि जो हैवी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, शिपिंग। तो इससे धीरे धीरे और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो छोटी छोटी थी, मैचस्टिक्स, कॉटन, टेक्सटाइल, पेपर, जूट, वो ओपन हुई और धीरे धीरे करके इंडिया ने एक इंडस्ट्रियल बेस बना दिया अपने कंट्री के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। Another important achievement of vital significance is the creation of economic infrastructure in the form of energy, transport and irrigation, which provided the base for a program of industrialization in 1950 to 51. Another important achievement of vital significance is the creation of economic infrastructure in the form of energy, transport and irrigation, which provided the base for our program of industrialization. In 1950 to 51, road length in India was 400,000 km, and this was increased to 1,700,000 km by 1984-85, a more than fourfold increase. Similarly, there has been a rapid increase in irrigation. 1950 to 51, the total irrigated area was only 22.6 million hectares, and in 1991 to 1992, this increased to 72.8 million hectares. As a percentage of gross cropped areas, as against 16.7% in 1950-51, irrigated area accounted for 31%. In this sharp increase in irrigation potential gave a big boost to increase production in agriculture. There has been tremendous increase in power generation and consumption of energy. Electric energy generation was merely 6.6 billion kilowatt in 1950 to 51, and it increased to 69.4 billion kilowatt in 1990-91. This was a tremendous achievement. Consequently, our production potential in agriculture, industry and service sector was considerably enlarged. Per capita consumption of electric energy has also risen from 13.2 kilowatt in 1951 to 220 kilowatt in 1991. This strengthened the infrastructure of economy. इसके अलावा क्या क्या था, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, जैसे कि एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में, इरिगेशन में, पावर जनरेशन में, रोड लेंथ बढ़ी 400,000 किलोमीटर से 1,770 किलोमीटर की
और बाद में 4 400 का 4 गुना। इसके बाद इरिगेशन में रैपिड इंक्रीज आया, 22.6 से 72.8 मिलियन हेक्टेयर्स। क्रॉप प्रोडक्शन में के एरिया में फ़र्क आया, 16.7 से 31%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फ़र्क आया, 6.6 बिलियन से किलोवाट से 269.4 किलोवाट। पर कैपिटल कंजम्पशन में इन राइज हुआ, 13.2 किलोवाट से 220 किलोवाट। अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स विद। अब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की सीड्स जिसे हम HYV सीड्स कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स से इससे इन सब से इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स and stopped import of food grains. Not only that, substantial increase in production of sugarcane, jute, cotton etc. was also achieved. इसके अलावा शुगर केन, जूट, कॉटन भी हम प्रोड्यूस करने लगे, जिससे इंडस्ट्रीज़ में बूस्ट हुआ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज, स्टील, सीमेंट, मशीन, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, fertilizers, power transformers, locomotives, tractors, commercial vehicles, diesel engines, dry cells, drugs, chemicals. Large technical and managerial cadre. इस तरह की कई इंडस्ट्रीज हमने खोली। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था तो इम्पोर्ट पे भी डेफिसिट कम आना शुरू हो गया और हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ कि इम्पोर्ट जितना आ रहा था उसकी जगह एक्सपोर्ट भी जा रहा था। या फिर आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इतना कह सकते हो, इम्पोर्ट के बदले एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे कि हमने कंज्यूमर गुड्स तो इंपोर्ट किए और उनकी जगह पे मैन्युफैक्चर्स, मिनरल्स, इंजीनियर गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। टू कंक्लूड इट मे बी स्टेटेड दैट इंडिया मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ड्यूरिंग 40 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। इंडिया ने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की प्लानिंग के दौरान, 40 ईयर्स की। अब हम एक एक सेक्टर को पढ़ेंगे, सारे हमने इकट्ठे पढ़े थे। ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फर्स्ट 5 प्लान। The first 5 plan was launched in 1951, which mainly focused in the development of the agriculture. The first 5-year plan was based on Harrod-Domer model. ये मॉडल का नाम ध्यान रखना है आपको, और मेन इसमें क्या चीज़ थी वो ध्यान रखनी है। हमारी टारगेट ग्रोथ रेट क्या थी इसमें, नेशनल इनकम की 2.1 एनुअल GDP, और हमने कितनी अचीव करी, 3.6%। और जब हमने 1947 के मुकाबले हमने ग्रोथ रेट को मैच किया तो अच्छी थी। सबसे कैपिटल इंटेंसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पहली बार यूज़ हुए और काफ़ी डैम्स का हमने लगाया। भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुद डैम, मेटर डैम, दामोदर वैली डैम। फाइव इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इस टाइम पे या पूरे वर्ल्ड में फैले। UGC का निर्माण हुआ 1956 में।
जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करती है। सबसे ज़्यादा इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे काम हुआ और स्टील प्लांट्स के जो हमारे लगे थे। ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन सेकेंड 5-year प्लान। द सेकेंड प्लान वॉज मोर एम्बिशियस एज कम्पेयर टू फर्स्ट 5-year प्लान एंड इस टाइम पे हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसको कहते हैं महालनोबिस मॉडल। सेकेंड प्लान जिसमें 4.5% से हम अचीव कर पाए। जीडीपी नेशनल इनकम 4% से, और इसमें स्टील प्लांट्स हमने लगाए भिलाई में, दुर्गापुर में, रूरकेला में और भी थे। इसकी हेल्प से रशिया, ब्रिटेन की हेल्प से, वेस्ट जर्मनी की हेल्प से। रेलवे लाइन्स हमने लगाई। टाटा इंस्टीट्यूट एटॉमिक एनर्जी इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। Growth rate in third 5-year plan. The third 5-year plan focused on agriculture and improvement in the production of wheat. इसमें हमने वीट की प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, जिसको हम सीनो इंडियन वार ऑफ 1962 के नाम से जानते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री भी हमने इसमें ध्यान दिया। एक वॉर हुआ इंडिया का पाकिस्तान के साथ। इस टाइम पे 2 वॉर हुए, इसके अलावा सीवियर ड्राफ्ट फैला था 1965 में। तो हमारा प्राइमरी जो बेसिस था प्रायोरिटी प्राइस को स्टेबल करने से, जो कि ड्राफ्ट और वार की कंडीशन की वजह से इम्पैक्ट में था। तो हमें ये था कि प्राइस स्टेबल हो जाए, इमरजेंसी ना आ जाए। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स था वो बढ़ता चला गया और सीमेंट और फर्टिलाइज़र प्लांट्स को हमने बिल्ड किया। लेकिन थर्ड ईयर प्लान अपना टारगेट ग्रोथ रेट नहीं अचीव कर पाया। प्लान हॉलीडे में क्या था ग्रोथ रेट? अब थर्ड 5-year प्लान फेल हो गया था। ड्यू टू मिजरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड 5-year प्लान, ड्यू टू सीवियर ड्रॉप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड आउटब्रेक ऑफ 1962 and 1965 wars, it became imperative for the government to declare plan holidays from 1966 to 1967, 1967 to 1968 and 1968 to 1969। 3 साल प्लान हॉलीडे रहा। इंस्टेड ऑफ 5-year प्लान 3 plans were drawn by the government during this period. The problem of draft continued during 1966 to 67। There was again draft in the country। अब पहले जब हमारा थर्ड प्लान में हमारी जो इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, उनको सही करने के लिए हमने प्लान हॉलीडे लिए और अब हमने 1 ईयर के प्लान लिए 3, जिसमें सबसे पहले हमने ड्राफ्ट की प्रॉब्लम का हल किया, जो कि पहले साल में पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। दूसरे साल में फिर उसको किया। तो हमने उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी ध्यान दिया। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी ना हो, हमारी मनी की वैल्यू डाउन ना हो। इस टाइम पे नेशनल इनकम भी अनइवन पैटर्न फॉलो कर रही थी, कुछ पता नहीं था। ग्रोथ रेट इन फोर्थ 5-year प्लान। The fourth plan aims for higher economic growth. The fourth plan took long-term views of 15 years for economic growth, the long view of economy.
was termed as perspective planning by the Planning Commission. The planned average rate of growth rate. अब हमने 4th 5 ईयर प्लान के दौरान हमने प्लानिंग कमीशन की सेटअप की. जो प्लान्ड एवरेज ग्रोथ थी वो कितनी थी 5.7 और 7th के लिए 6.2 और 7th के बाद के लिए 6.5. इसमें हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किए, पॉवर्टी के ऊपर ध्यान दिया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ऑयल क्राइसिस आई, अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन आया. इसको आने वाले सालों में हमने सही किया. फर्स्ट में बढ़ा नेशनल इनकम, सेकेंड में घटी नेशनल इनकम, थर्ड में घटी नेशनल इनकम, फोर्थ में घटी नेट NDP, फिफ्थ में बढ़ी GDP. Growth rate in rolling plan. After the Janata Party came in power in the year 1977, it terminated the fifth 5-year plan before its completion and instead launched yearly plans for the period 1972 to 83. अब रोलिंग प्लान्स को लाया गया 1 साल के लिए. ये फ्लेक्सिबल होते थे. इसमें टारगेट्स, प्रोजेक्शन, एलोकेशंस अचीव करना आसान होता था और कंट्रोलिंग होती थी हर 1 साल में रिवाइज करने की. उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट हट गई तो उन्होंने रोलिंग प्लान को, जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने हटा दिया और 6 5-ईयर प्लान आया. और इसने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ 15 ईयर्स लिया. इसमें पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट पे बात की गई, GDP पे बात की गई, कंजम्पशन पे बात की गई, सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स पे बात की गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बात की गई. Seventh 5-year plan. The objective of 7th 5-year plan was set within the framework of growth, equality and justice with the pursuit of self-reliance. अब हम सेल्फ रिलायंस चाहते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में भी. पॉवर्टी नहीं चाहते थे, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट चाहते थे, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट चाहते थे, पॉवर्टी नहीं चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए चाहते थे, इंपोर्ट अच्छा हो तो एक्सपोर्ट भी अच्छा हो. उसके बाद 8th 5-ईयर प्लान नहीं आया. 1990-91 और 1991-92 में 2 एनुअल प्रोग्राम्स आए. आज की क्लास के लिए इतना ही.